वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम ड्यूलॉन्ग पैट्रिक लॉ देख रहे थे, या जो ठोसों का ऊष्मागति का विशिष्ट सिद्धांत था क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो हमारे जो दो स्टेप प्राप्त हुई थी, px² वाली काइनेटिक एनर्जी वाली और स्थितिज ऊर्जा वाली, तो हमने फर्स्ट स्टेप का सॉल्यूशन देखा था। तो क्या आया था, kT/2 यूज किसका किया था, गामा फंक्शन का। इसी प्रकार बच्चों हम अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो हमने समीकरण नंबर 3 में माना था। तो देखो बच्चों, अब हम देखेंगे सेकंड स्टेप का सॉल्यूशन, और इन दोनों का सॉल्यूशन निकालने के बाद दोनों मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो देखो बच्चों, फर्स्ट स्टेप का जो सॉल्यूशन आया आपका क्या आया, kT/2। क्या आया, kT/2। अब देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा आपका, क्या था सेकंड स्टेप, वही -∞ टू +∞, -∞ टू +∞, और 0 to ∞ में कंफ्यूज मत होना। -∞ टू +∞ लिमिट इसलिए लगाई क्योंकि हम बात कर रहे थे फेज स्पेस की। किसकी बात कर रहे थे, फेज स्पेस की। और जब ई बार मान रहे थे, ई बार बराबर 0 to ∞ EdN ओवर 0 to ∞ dN। अभी हम यहाँ गामा फंक्शन लगाएंगे तो वापस लिमिट किस में टूट जाएगी, 0 to ∞ में। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखो, -∞ टू +∞ क्या था, 1/2 m⍵02 x², 1/2 m⍵02 x², एक्सपोनेंशियल -k m⍵02 x² ओवर 2kT dx डिवाइड बाई -∞ टू +∞ एक्सपोनेंशियल -m⍵02 x² ओवर 2kT और ये dx। यही थी आपकी सेकेंड टर्म। अब इस सेकेंड टर्म का सॉल्यूशन देखेंगे किसकी सहायता से, वही गामा फंक्शन। और गामा फंक्शन अप्लाई होता है बच्चों इवन फंक्शन के लिए। किसके लिए अप्लाई होता है, इवन फंक्शन के लिए। यदि गामा फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन हो रहा है, जैसे मैं यहाँ x के स्थान पे -x पुट करूँ तो इस वाले फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ x के स्थान पर -x पुट करूँ तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार के फंक्शन आपके कहलाएंगे इवन फंक्शन। और यदि कोई ऐसा फंक्शन होता है जहाँ x के स्थान पर -x पुट करने पर प्रॉपर्टी बदल जाती फंक्शन की, माइनस साइन बाहर आ जाता, तो फंक्शन कहलाता आपका ऑड फंक्शन। तो देखो, गामा फंक्शन किसके लिए अप्लाई होगा, ओनली ऑन इवन फंक्शन के लिए। तो एज वी नो दैट, हम जानते हैं गामा फंक्शन क्या होता है। गामा फंक्शन 0 से ∞, याद रखना गामा फंक्शन बार बार यूज आएगा, आपने सेकेंड ईयर में यूज किया था काफी। x⁻m e⁻−α x⁻n dx इक्वल टू 1/n गामा m+1/n, और क्या था, अल्फा की पावर m+1/n के रूप में। यही था। तो देखो, ऊपर वाली टर्म को पहले कंपेयर कर लो बच्चों। ऊपर वाली टर्म को यदि मैं कंपेयर करूं तो देखो क्या आएगा आपका, इस गामा फंक्शन से पहले गामा फंक्शन के रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या कर दूं, इसका 2 टाइम्स, देखो इसी के आगे क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स 0 से ∞, 2 टाइम्स 0 से ∞, 1/2 m⍵02 x² और एक्सपोनेंशियल -m⍵02 x² ओवर 2kT और dx। इसी प्रकार ये नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to ∞, 2 टाइम्स 0 to ∞, एक्सपोनेंशियल -m⍵02 x² ओवर 2kT dx। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। अब ये
हो गया गामा फंक्शन यूज होने के काबिल। तो देखो गामा फंक्शन से कंपेयर कर दो पहले ऊपर वाली टर्म को। ऊपर वाली टर्म को कंपेयर करूं तो देखो ये वाली टर्म तो बाहर आ जाएगी 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, जैसे हमने पहले 1/2m बाहर पटका था। तो कंपेयर करोगे तो x स्क्वायर और x की पावर m, तो m का मान क्या प्राप्त होगा बच्चों आपको, m बराबर 2 e की पावर माइनस अल्फा x की पावर n। तो n की वैल्यू देखो क्या है, माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2kt x स्क्वायर। n की वैल्यू क्या है आपकी 2, और अल्फा क्या है बच्चों, m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2kt। देखो ऊपर वाली टर्म कंपेयर करिए, x की पावर m x स्क्वायर, तो m का वैल्यू कितना हो गया 2, एक्सपोनेंशियल की पावर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x की पावर n और एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2kt x स्क्वायर। तो x की पावर देखो वहां पर कितना है 2, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और जो बाकी टर्म बची है वो क्या हो जाएगी आपकी अल्फा, जो कि आपका क्या है नियतांक। तो अब ऊपर आप क्या लगा दो गामा फंक्शन, तो गामा फंक्शन लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा। सेकेंड स्टेप सॉल्व कर रहे हैं बच्चों हम। देखना ऊपर वाली स्टेप में गामा फंक्शन लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर बाहर, 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो क्या आ गया आपका बाहर, और ये क्या बच जाएगा 0 to infinite x स्क्वायर, 0 to infinite x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर ओवर 2kt dx। और इसी प्रकार ये क्या बच जाएगा 0 to infinite एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर ओवर 2kt dx। अब गामा फंक्शन अप्लाई करते हैं तो 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर। गामा फंक्शन लिख देता हूं, यहाँ पे क्या होता है 0 to infinite x की पावर m e की पावर माइनस अल्फा x की पावर n dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n गामा m प्लस 1/n और अल्फा की पावर m प्लस 1/n। तो देखो ऊपर वाली स्टेप में गामा फंक्शन लगा दो, क्या हो जाएगा बच्चों, देखो x की पावर m, तो हमने कंपेयर पहले ही कर चुके हैं, m बराबर 2 n बराबर 2 और अल्फा बराबर ये प्राप्त हुआ। तो गामा फंक्शन क्या है 1/n, n का वैल्यू कितना है देखो कंपेयर किया जब 2, तो 1/2 गामा m प्लस 1, m की वैल्यू कितनी है 2, तो गामा 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 2, गामा m प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और अल्फा क्या है m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2kt, कितना है m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2kt की पावर 3/2, कितना हो जाएगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2kt की पावर 3/2 डिवाइड बाई। अब नीचे वाले में गामा फंक्शन लगाओ बच्चों, नीचे गामा फंक्शन लगाएंगे तो देखो x की पावर तो है नहीं है यहाँ पर, ये वाली क्या है x की पावर 0 है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और बाकी n 2 रहेगा और अल्फा की वैल्यू सेम रहेगी। तो देखो क्या हो जाएगा 1/n भाई 1/2 गामा m प्लस 1 डिवाइड बाई n, तो m का मान 0 है तो क्या हो जाएगा गामा 1/2 ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2kt की पावर 1/2। तो आपको स्टेप सेकेंड में जब आप गामा फंक्शन अप्लाई करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से गामा फंक्शन का मान मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। पहले हमने देखा था गामा 3/2 की वैल्यू क्या होती है और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है। गामा 1/2 आपका क्या होता है √π और गामा 3/2 क्या होता है 1/2 गामा 1/2। चूंकि देखो बच्चों गामा 3/2 और गामा 1/2 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चूंकि गामा 3/2 क्या हो जाएगा 1/2 गामा 1/2 और गामा 1/2 क्या होता है आपका √π, तो गामा 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी √π/2।
अर्थात यदि आप किसी भी गामा फंक्शन को खोलोगे तो किस फॉर्मूले के अनुसार खुलेगा, जैसे आपका गामा एन है तो क्या हो जाएगा n-1 गामा n-1 क्या हो जाएगा n-1 गामा n-1 के रूप में। तो देखो जब इन वैल्यूज को आप वापस से यहाँ पुट करोगे स्टेप नंबर सेकंड में तो आपको क्या मान प्राप्त होंगे बच्चों। देखो बाहर क्या था आपका 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये कितना हो जाएगा 2 + 1 गामा 3/2 और गामा 3/2 की वैल्यू क्या है √π/2, कितना है √π/2 और साथ में क्या है आपका m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2kt की पावर 3/2। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 2kt ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो जाएगा 2kt ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाई अब नीचे वाली टर्म 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी वही √π और इसको क्या लिख सकते हो 2kt, क्या लिख सकते हो 2kt ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो बच्चों जो कैंसिल आउट हो रही हैं टर्म उनको कैंसिल आउट कर दो, जो टर्म आपकी कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट कर दिया जाए तो देखो क्या बचेगा 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, √π से √π कैंसिल आउट, 2kt ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर से की पावर हाफ से 2kt ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर की पावर हाफ चल जाएगी तो क्या बचेगा 1। तो देखो क्या वैल्यूज प्राप्त होंगी आपको स्टेप सेकंड की। ऊपर क्या बचा आपका 1/2 और 1/2 1/4 क्या बचा 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर और 2kt ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि हाफ पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो क्या बचेगा ओनली 1। नीचे वाली सारी टर्म कैंसिल आउट तो देखो 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार और इससे ये कैंसिल आउट तो आपको वापस से वैल्यू क्या मिल गई kt/2 किसकी स्टेप नंबर सेकंड की। अब क्या करोगे स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड का जो मान है आप कहाँ रख दोगे स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड का मान कहाँ रख दोगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो देखो आपको टोटल जो माध्य ऊर्जा प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त हो जाएगी, अतः स्टेप फर्स्ट व स्टेप सेकंड का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड का मान कहाँ रख दोगे समीकरण नंबर 3 में। तो देखो क्या हो जाएगा आपका ई बार क्या था ई बार हो जाएगा आपका फर्स्ट स्टेप का मान क्या है आपका kt/2 और सेकंड स्टेप का क्या आया kt/2 तो टोटल kt/2 क्या हो जाएगी आपकी एनर्जी kt। तो जो माध्य ऊर्जा प्राप्त होगी बच्चों जालक की वो क्या प्राप्त होगी kt। देखो ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के संबद्ध जो ऊर्जा होती है वो क्या प्राप्त होती है आपको kt/2। तो kt/2 आपके गतिज ऊर्जा के संबंध हुई और kt/2 पोटेंशियल एनर्जी के संबंध। तो आपको प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो ऊर्जा मिलेगी बच्चों क्या मिलेगी kt/2। अब सॉलिड जो होते हैं ठोस जो होते हैं उनकी 3 स्वतंत्रता की कोटि होती हैं। चूंकि सॉलिड के लिए निकाल रहे थे हम ठोसों के लिए तो ठोसों के लिए जो माध्य ऊर्जा प्राप्त हुई kt किसके लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो देखो चूंकि ठोसों के लिए कुल 3 ऊर्जा की स्वतंत्रता कोटियां
होती हैं, इसलिए टोटल जो माध्य ऊर्जा हो जाएगी ठोसों के लिए ई बार बराबर क्या हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ KT। टोटल माध्य ऊर्जा क्या हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ KT। और ये जो ऊर्जा होगी वो किसके रूप में होगी, जो पार्टिकल है जो ठोस है उसकी आंतरिक ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में होगी, इसको क्या बोल सकते हो आप, आंतरिक ऊर्जा। क्या बोल सकते हो, आंतरिक ऊर्जा। अब यदि मैं अब विशिष्ट ऊष्माधारिता निकाले हम CB, तो क्या होता है dE बार ओवर dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dE बार ओवर dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि E बार किसके रूप में, अपने आंतरिक ऊर्जा के रूप में। जो ही पार्टिकल के पास एनर्जी होगी वो किस रूप में होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। तो CB आपको क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों 3K। और K क्या है आपका, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो CB बराबर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.23 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 जूल केल्विन। क्या हो जाएगा, K का मान रखने के पश्चात 1.23 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 जूल केल्विन। या फिर आप ओनली 3K की फॉर्म में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 3K। और K बराबर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम देखें या फिर आदर्श गैस से देखें, PV बराबर क्या होता है आपका nRT। P बराबर आपका क्या होता है nRT। यदि जो आपका KT प्राप्त हुआ, K की जगह क्या लिख सकते हो आप, PV बराबर क्या होता है आपका nRT। आदर्श गैस समीकरण, तो स्मॉल n क्या होता है कैपिटल N ओवर Na। स्मॉल n क्या होता है आपका कैपिटल N ओवर Na। तो PV बराबर क्या हो जाएगा N R ओवर NaT। तो R ओवर Na को क्या लिख सकते हो K। तो PV बराबर क्या हो जाएगा NKT। तो K बराबर क्या होता है आपका R ओवर Na। क्या होता है K बराबर R ओवर Na। तो CB और क्या हो जाएगा आपको, यदि K की वैल्यू पुट कर दें हम तो क्या हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 3R के बराबर। K बराबर क्या हो जाएगा आपका 3R के बराबर। अर्थात आप क्या कह सकते हो, जो विशिष्ट ऊष्माधारिता प्राप्त होगी ठोसों के लिए वो किसके बराबर प्राप्त होगी 3R के बराबर। या फिर जो दोलक की जो माध्य ऊर्जा प्राप्त होगी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आपके 3, तो जो माध्य ऊर्जा प्राप्त हुई आपकी कितनी प्राप्त हुई 3KT। और CB क्या प्राप्त हो जाएगी 3R, या फिर यहां तक लिख सकते हो आप 3K के बराबर। K क्या है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो ये था बच्चों आपका ड्यूलोंग पेटिट नियम, जिसके अनुसार हमने देखा था किसकी कल्पना की थी, एक विमीय बॉक्स की, या फिर एक सरल आवर्त गति, एक एनर्जी E व E प्लस डी के मध्य जो पार्टिकल सरल आवर्त गति कर रहा था उसकी ऊर्जा क्या मानी थी बच्चों, E बराबर px² ओवर 2m प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर। अर्थात जो ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के तुल्य थी। इन दोनों ऊर्जाओं को हमने क्या माना, दो एनर्जी रेंज डिसाइड की, E व E प्लस डी के मध्य जो टोटल ऊर्जा वाले जो दोलक थे उनकी संख्या किसके बराबर थी, एक्सपोनेंशियल माइनस E ओवर KT के बराबर। किसके अनुसार, क्लासिकल थ्योरी के अनुसार। फिर हमने E बार निकाल के समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में मान पुट किया। अलग अलग स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2, एक काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म और एक पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म को गामा फंक्शन के से सॉल्व किया, तो हमको जो उनकी वैल्यू प्राप्त हुई स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड की क्या प्राप्त हुई, KT/2। तो टोटल एनर्जी जो प्राप्त हुई आपको प्राप्त हुई E बराबर KT। ये काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग थी KT/2। काइनेटिक एनर्जी जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम था, ये पोटेंशियल एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग KT/2। फ्रॉम एनर्जी इक्विपार्टीशन लॉ से हम देखते हैं एनर्जी के ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत से प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी का वितरण होता है वो क्या होता है, KT/2। तो ये काइनेटिक एनर्जी वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये पोटेंशियल एनर्जी वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी का वितरण हुआ वो क्या हुआ, KT/2। और जब सॉलिड की बात करते थे तो सॉलिड क्या होता था, सॉलिड के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते थे, तो टोटल जो मीन एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3KT। तो ये था आपका ड्यूलोंग पेटिट लॉ। इससे आगे बच्चों हम अगले क्लास से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।